नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 22 जुलाई 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पे। पहला खबर है दोस्तों, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन की हाल ही में खेल संपन्न हुई। देखेंगे कौन सा देश शीर्ष पर रहा। 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का प्रमुख बंदरगाह कौन बना है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहां हुआ। कार्बन न्यूट्रल कौन सा हवाई अड्डा बना है। प्रधानमंत्री मारियो डिग्रो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखेंगे कौन से देश के हैं। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022-23 के लिए भारत का ग्रोथ रेट 7.5 से घटाकर कितना कर दिया गया है। भारत के नए राष्ट्रपति मिले हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। और तत्पश्चात देखेंगे फाइनली भारत में चीतों की एंट्री हो रही दोस्तों। बहुत अच्छी खबर है, चीता फिर से भारत में आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं 1952 से भारत में चीते विलुप्त हो गए हैं। तो ये देखेंगे कौन से देश से यह समझौता हुआ है जिसके आधार पर चीते फिर से भारत में आ रहे हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन शूटिंग विश्व कप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, शूटिंग एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि हम जब बात करें स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स में जो इवेंट्स होते हैं बड़े टूर्नामेंट, जैसे एशियन गेम्स हो गया जो कि एशियन गेम 2023 में चाइना में होंगे, या हो गए, या कॉमनवेल्थ गेम हो गए, या फिर हो गए ओलंपिक गेम्स हो गए, या नेशनल गेम्स हो गए। सर्वाधिक मेडल हम देखते हैं दोस्तों शूटिंग में आते हैं। मनु भाकर हो जाए, अभिनव बिंद्रा जी हो जाए, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कोई ना कोई पदक जीतते ही रहते हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यदि बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत ने टॉप किया है दोस्तों। भारत ने टॉप किया है, ये आप आंसर देख सकते हैं भारत। और ये कहां आयोजित हुआ था बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया के चांगवान, दक्षिण कोरिया से याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के चांगवान में। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। हमने कितना पदक जीता है दोस्तों, कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण था। और रही बात खिलाड़ियों की, तो आप देख सकते हैं नाम, अनीस भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर, इन्होंने पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन से खेल को ये बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, यदि मैं बात करूं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहां है, जर्मनी के म्यूनिक में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया सियोल, चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की राजधानी टोक्यो और भारत की नई दिल्ली, आप सबको पता ही होगा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का प्रमुख बंदरगाह बन गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आज भारत अपना 90% एक्सपोर्ट या इंपोर्ट थ्रू जलयान अर्थात बंदरगाह के सहारे करते हैं। अर्थात ये एक रूट है, बंदरगाह का रूट के सहारे ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा रूट, कौन सा बंदरगाह है जो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का प्रथम बन। इसकी बात करते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट जो है पहला पोर्ट बन गया है जो कि लैंडलॉर्ड बन गया है। दोस्तों ये कहां है बात करते हैं, ये है मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि हम मुंबई की बात करें, तो कुछ चीजें जो बहुत हाल ही में चर्चों पे रही, जैसे मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा सीएम, क्योंकि आप सभी को पता है सीएम चेंज हुए हैं और सीएम का नाम है एकनाथ शिंदे जी। जानते हो इन्होंने फाइनली एक बागी बन गए, शिवसेना से गुट में अलग हो गए दोस्तों, और भाजपा से दोनों दलों ने गठबंधन करके फाइनली सरकार बनाई है, एकनाथ शिंदे जी। इसके अलावा डिप्टी सीएम में याद रखिएगा देवेंद्र फडणवीस जी को। दोस्तों 288 विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। रही बात महाराष्ट्र के गवर्नर की, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है दोस्तों,
भगत सिंह कोश्यारी जी, याद रखिएगा। ठीक है, यदि बात करूं मैं भारत के इंपॉर्टेंट बंदरगाह की, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के बंदरगाह की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा, बंदरगाह कहां होंगे, जहां पे कोस्टल एरियाज होंगे, समझ पा रहे हो? तो देखिएगा, ये हमारा है गुजरात, गुजरात में है कांडला, कांडला याद रखिएगा। कांडला बंदरगाह कहां है, गुजरात में। ठीक है, देखिएगा गुजरात में कांडला, और यहां आ गए मुंबई, तो मुंबई में अभी पढ़े जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा गोवा में, गोवा में है मुर्मू गोवा, मुर्मू गोवा, गुड। उसके बाद है दोस्तों कर्नाटका में है, कर्नाटका में है मंगलुरु, याद रखिएगा। अब ये यहां पे आ गया चेन्नई, चेन्नई आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है इन्नौर, इन्नौर, गुड। अब यहां आ गए हम, कहां आ गए, उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा पारादीप। और यहां आप सबको पता ही होगा, यहां पे कौन सा स्टेट है, बंगाल, बंगाल मतलब कौन सा, हल्दिया। और यदि बात करूं कांडला की, तो याद रखिएगा व्यापक में पूछा जा चुका है, इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दीनदयाल उपाध्याय जी, याद रखिएगा दोस्तों। पारादीप कहां है, सबको पता है, अभी बताया मैंने, उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन। महाराष्ट्र के बारे में जितने भी चीजें हैं, जैसे 48 लोकसभा सीट है, 288 विधानसभा सीट है, भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल है, एकनाथ शिंदे जी वहां के सीएम है, और देवेंद्र फडणवीस जी वहां के डिप्टी सीएम है, ये याद रखिएगा। हाल ही में अभी चल रहे, कोर्ट में वर्डिक्ट नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, देखते हैं दल बदल का क्या फैसला होता है, क्या सरकार रहेगी या सरकार गिरेगी। दोस्तों चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन में, देख सकते हैं आंसर आप, ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों कल हमने चर्चा किया था कि श्रीलंका को फाइनली दोस्तों पीएम और प्रेसिडेंट दोनों मिल गए हैं। अब हम ये मान के चलते हैं जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो कम से कम खत्म होगी, और ये जो गृह युद्ध जैसी स्थिति जो बनी हुई है हमारे पड़ोसी देश में, वो कम से कम शांत होगी दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम है ऑप्शन बी, दिनेश गुणवर्धने, दोस्तों याद रखिएगा, दिनेश गुणवर्धने वहां के नए प्रधानमंत्री बने। और रही बात प्रेसिडेंट की, तो हमने कल ही चर्चा किया था, रानिल विक्रमसिंघे वहां के राष्ट्रपति। गोटबाया राजपक्षे को आप सभी जानते हैं, उनके ही कार्यकाल में ये सारी क्राइसिस आई। और ये रही बात दोस्तों, कल मैंने फिर से दोहराया था, सबसे महत्वपूर्ण चीज है देश में शांति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति स्टेब्लिश करके रखना। दोस्तों गोटबाया की गलती यही हुई, इन्होंने लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दे दी, टैक्स जनरली कोई सरकार कम नहीं करती दोस्तों, लेकिन इन्होंने टैक्स कम कर दिया था। दूसरी चीज, बिना पायलट प्रोजेक्ट के इन्होंने जैविक कृषि को वहां ला दिया था, अर्थात बिना कोई जांच के क्या है प्रॉफिट, ये सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया था कि यहां अब जैविक कृषि होगी। दोस्तों पूरी तरह से यह चरमरा गया है अर्थव्यवस्था, यही सब कारण बना आर्थिक घटनाक्रम में श्रीलंका का संकट में जाने का। चलिए चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन में, ये देख सकते हैं आप डिटेल्स, दिनेश गुणवर्धने, और ये रहा। हाँ, एक चीज और श्रीलंका के बारे में बात हो रही है, हम्बनटोटा बंदरगाह, याद रखिएगा हम्बनटोटा। ठीक है, चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है सबमिट से, और सबमिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्लाइमेट से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 26 जो कॉप हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था, फिर से ये कहीं बैठी हुई है दोस्तों, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्योंकि 27 तो मिस्र में होगा, ये सबको याद रखना है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहां आयोजित किया गया? यदि मैं बात करूं इसके आंसर की, तो इसका आंसर है बर्लिन, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है। दोस्तों जर्मनी में हाल ही में एक और बड़ी इवेंट हुई, कौन सा? G7 मीटिंग हुआ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
लंदन आपको पता है, यूके की राजधानी लिस्बन आपको पता है, लिस्बन जहां से हमारे रोनाल्डो आते हैं, अर्थात जाने माने खिलाड़ी रोनाल्डो। और मैड्रिड आपको पता है स्पेन की राजधानी। दोस्तों जैसे यहां प्रधानमंत्री होते हैं, वहां एक प्रमुख होते हैं, राजनीतिक प्रमुख, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओलाफ सोल्ज। यदि मैं लिखूं यहां पे, सॉरी, ओलाफ, याद रखिएगा ओलाफ सोल्ज यहां के चांसलर है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चेंज हुए हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, यदि सबमिट्स की बात आई है तो आपको कुछ चीजें, जैसे मैं बात करूं ब्रिक्स की, BRICS, ब्रिक्स की सबमिट कहां होती? चाइना में हुई थी, ठीक है। G20 की सबमिट्स कहां होने वाली है? इंडोनेशिया में होने वाली है, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेड, क्वेड की सबमिट कहां हुई थी? जापान में हुई थी। ये सारी सबमिट्स आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक सबमिट्स पूछे जाते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये चौथा क्वेश्चन था, ये बर्लिन, और ये आंसर देख सकते हैं। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन न्यूट्रल में आप लोग को बताना चाहूंगा, देखिए कार्बन न्यूट्रल वाला एक इंपॉर्टेंट बना है। यदि मैं इसका आंसर की सबसे पहले बात करते हैं, आंसर है दोस्तों इसका लेह हवाई अड्डा। लेह हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, लेह हवाई अड्डा इसका आंसर है। दोस्तों कार्बन न्यूट्रल इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। देखिए कार्बन न्यूट्रल तो संभव नहीं है, कार्बन न्यूट्रल तो संभव है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को हम कम नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन कई प्रकार से होते हैं। दोस्तों आपको सभी को पता होगा, पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, और कहीं कहीं प्राकृतिक रूप से भी कार्बन उत्सर्जन होता है, तो इसको रोक नहीं सकते। तो कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन जितना कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन मतलब उसको सोखना। अर्थात हम सोखते कैसे हैं दोस्तों? या तो प्लांटेशन करके, या किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये सारी चीजें, या तो हम क्या कमी करते हैं दोस्तों? जीवाश्म ईंधन में कमी करते। तो यही होता है कार्बन न्यूट्रल। दोस्तों तो कार्बन न्यूट्रल वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? लेह हवाई अड्डा। याद रखिएगा 2070 तक हमने लक्ष्य रखा है भारत को कार्बन न्यूट्रल करने का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कार्बन न्यूट्रल रखने का, ठीक है। यदि बात करूं दोस्तों लेह की, लेह लद्दाख जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके प्रमुख राज्यपाल की बात करते हैं तो आर.के. माथुर जी को याद रखिएगा। सिंधु यूनिवर्सिटी खुलने गए दोस्तों, और सिंधु महोत्सव कहां मनाया जाता है? लेह में, लेह लद्दाख, याद रखिएगा। हाँ, कोच्चि जान गए, कर्नाटका। सुभाष चंद्र बोस आपको पता ही होना चाहिए कहां है? कोलकाता में, इंदिरा गांधी दिल्ली में, और लेह लद्दाख इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मारियो डिग्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री थे इटली के, जिन्होंने रिजाइन किया है, ठीक है। यदि बात करें इटली के, तो इटली की राजधानी दोस्तों रोम है। इटली, रोम, ठीक। इटली में दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, पहला है इटना और दूसरा है विसुवियस। इंपॉर्टेंट दोस्तों, विसुवियस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करूं लेटेस्ट यूरो कप किसने जीता? लेटेस्ट यूरो कप जीता था इटली ने, याद रखिएगा। प्रति 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। G20 G7 के मेंबर कौन सा देश है? इटली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं डिटेल इसके, इटली। और रही बात इटली की राजधानी रोम, स्पेन का मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, फ्रांस की और पेरिस। दोस्तों फ्रांस की पेरिस में 2024 की ओलंपिक होने वाली है, याद रखिएगा। पुर्तगाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पुर्तगाल के ही जो वो थे, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं हमारे रोनाल्डो, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशन के
सेक्रेटरी कौन है, वो भी पुर्तगाल से हैं दोस्तों, गुटेरस जी, एंटोनियो गुटेरस जी, जो कि पुर्तगाल से आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलप बैंक ने 2022-23 के लिए भारत का ग्रोथ रेट 7.5 से घटाकर कितना कर दिया, बताना चाहूंगा दोस्तों। ये है 7.2 कर दिया गया है भारत का ग्रोथ रेट 22-23 के लिए। यदि बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो यह दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाए या एनडीबी हो जाए दोस्तों, हमने ये बैंक इसीलिए बनाया था क्योंकि हम वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के इन्फ्लुएंस को कम कर सके, क्योंकि वहां यूरोपियन और वेस्टर्न प्रभाव सर्वाधिक है। तो हमने एशियन डेवलप बैंक का निर्माण किया। कब किया? 1966 में। यदि बात करूं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और इसके हेड है मासात्सुगु आसाकावा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं डिटेल्स 7.2, और ये रहा इसका डिटेल्स। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज मैं देने वाला हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप धैर्य के साथ सुनिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल के जो आर्टिकल्स हैं और कैसे कैसे सांसदों की मतमूल्य का गणना होता है और कैसे कार्यपालिका में महत्वपूर्ण रोल रहता है राष्ट्रपति जी का, मैं बताता हूं। तो आप सभी को पता होगा, जो जनरली न्यूज पढ़ते हैं, और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको याद रहना चाहिए, हमारे कार्यपालिका जो प्रमुख है उन्हें चुन लिया गया है, और फाइनली द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, और दूसरी पहली महिला आप सभी को पता है प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, और दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। झारखंड से आती है, पूर्व में ये उड़ीसा से आती है, पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों। इनके अपोनेंट कौन थे? यशवंत सिन्हा जी, याद रखिएगा। चलते दोस्तों, प्रतिभा देवी पाटिल को आप सबको पता होगा, प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी, और राजेंद्र प्रसाद आप सभी को पता है भारत के पहले राष्ट्रपति। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं, जैसे देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। पहला बताता हूं दोस्तों, सबको डाउट रहता है 15वें या 16वें। देखो दोस्तों, 15वें क्रम व्यक्ति के आधार पर, क्योंकि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बन गए थे, तो व्यक्ति के आधार पर 15वें क्रम के राष्ट्रपति बन गए द्रौपदी मुर्मू जी, और 16वें क्रम कार्यकाल के आधार पर 16वें क्रम पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसके अलावा बात करूं कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, याद रखिएगा। और कितनी राशि, 15,000 राशि, जमानत राशि रखनी पड़ती है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72, 123, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 361। जैसे मैं बात करूं 52 की, तो आपको पता है राष्ट्रपति का पद है। 53 में शक्तियां हैं, कार्यपालिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वीटो पावर। 54 में आपको पता है निर्वाचन मंडल। दोस्तों निर्वाचन मंडल की कौन कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं इसको दोस्तों, तो याद रखिएगा। केवल सांसद में जो चुन के आते हैं दोस्तों, इलेक्टेड सांसद। दूसरा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित विधायक। तीसरा, दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक, ये सारे निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करूं 55 में निर्वाचन प्रणाली की बात की है, 56 में इनके कार्यकाल की बात की गई है, 57 में पुनः निर्वाचन की बात की गई है, 58 में इनके योग्यता की बात की है, अर्थात 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर देना चाहिए, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, लोकसभा मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा भारत के नागरिक होना चाहिए। 58 आपको पता है शर्तें हैं, और 59 योग्यता 57, 58
सॉरी 58 में आपको पता है, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें और 60 में शपथ। शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जिनको बोलते हैं। और 61 में महाभियोग है, याद रखिएगा 61 है दोस्तों महाभियोग। और यदि 72 बात करूं दोस्तों, 72 में क्षमादान की शक्ति, याद रखिएगा। और 123 में है अध्यादेश, 123 अध्यादेश। और 361 को याद रखिएगा, विशेषाधिकार देते हैं, इन्हें गिरफ्तारी से छूट मिलती है इनके कार्यकाल के दौरान। देखिए दोस्तों, इनके विधायकों का मत मूल्य कैसे निकालते हैं मैं बताना चाहूंगा। विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का मत मूल्य जैसे बात करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ के विधायक का इतना मत मूल्य है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, 1971 की जनगणना को राज्य के कुल विधानसभा सीट से भाग दे देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की 90 है, गुणा कर देंगे दोस्तों 1/1000। जैसे बात करूं छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं और 1971 की जनगणना के आधार पे हमारी जनगणना थी दोस्तों 1,16,37,000। और यदि 90 विधायक हैं उसे भाग दे देंगे और 1/1000 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों इनका टोटल मत मूल्य कितना आ जाएगा? 129 लगभग। ऐसा ही निकालते हैं दोस्तों विधायकों का मत मूल्य। बात करें दोस्तों सांसदों के मत मूल्य। सांसद अर्थात क्या हो जाएंगे? सांसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, जितने भी विधायकों के मत मूल्य हैं, जैसे विधायकों का मत मूल्य कितना है इस बार? 54, 32 31 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 776। अर्थात 776 में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है और इनको भाग देंगे तो आ जाएगा 700। मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का मत मूल्य कितना है? 700। अलग अलग नहीं होते, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। विधायकों के मत मूल्य अलग अलग होते हैं क्योंकि जनगणना के आधार पे है 1971 पे। और राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद के मत मूल्य अलग नहीं होते दोस्तों। 2-3 चीजें और, जैसे ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका में यदि वास्तविक प्रमुख किनकी बात आती है तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी का। याद रखिएगा इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की बात कही गई है आर्टिकल 74 में। इसके अलावा पीवी गिरी को याद रखिएगा, सॉरी वीवी गिरी, वरा वेंकट गिरी, वी गिरी। दोस्तों इनके निर्वाचन में इनके अपोनेंट में थे नीलम संजीव रेड्डी जी। आप सभी को पता होगा नीलम संजीव रेड्डी और इनके मध्य चुनाव हुए तो दूसरी वरीयता वाले सीट को दोस्तों काउंट करना पड़ा, दूसरी वरीयता वाले सीट को, और सबसे कम वोट प्रतिशत इनको ही मिला था, लगभग 51 कुछ प्रतिशत। और हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी को कितना वोट प्रतिशत मिला है तो याद रखिएगा 64.03% वोट मिला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह। इसके अलावा निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी जी, याद रखिएगा। इसके हम सबको पता है आर.के. नारायण जी जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो तत्कालिक प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें ऐसा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया याद रहना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, स्वर्णबिन नारी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है, स्वर्णबिन नारी योजना आप देख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। इसकी शुरुआत दोस्तों असम से की गई है, इसकी शुरुआत की गई है असम से। यदि बात करें दोस्तों असम की, तो असम में याद रखिएगा कुछ चीजें फैक्चुअल, जैसे बात करें असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी मत लगाइएगा, गुवाहाटी बहुत कंफ्यूज, लेकिन एक बिगेस्ट सिटी है गुवाहाटी, याद रखिएगा। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखिएगा। यदि बात करूं दोस्तों असम की, तो असम के जो नेशनल पार्क है बहुत पूछे जाते हैं, जैसे 5-6 नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा, ओरंग, दिहन पटकाई, रायमोना, डिब्रू साइखो, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। और काजीरंगा को एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रमुख है, याद रखिएगा। इसके अलावा बिहू फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट, कहां का? असम का। कामाख्या देवी मंदिर, इंपॉर्टेंट, कहां? असम। अंबुबाची मेला कहां मनाया जाता है? असम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें असम के बारे में याद रखनी चाहिए। एक चीज और चीज बताता हूं आपको दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य कौन है। मैं अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज, मैं अभी भी पूछूंगा तो आप गलत कर दोगे, सब लगाएंगे असम। याद रखिएगा असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक बड़ा राज्य है, जो
जो जहां पे मैकमोहन लाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसके डिटेल्स याद। हाँ, शंकरदेव की बात आई है दोस्तों, बहुत बड़े संत थे शंकरदेव, जो कि वहां वैष्णव संप्रदाय को प्रचलित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। असम, असमिया लैंग्वेज याद रखिएगा। बिहू त्योहार इंपॉर्टेंट है। आज का 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं दोस्तों चीता की, तो चीता पृथ्वी में सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला एक जानवर है, सबसे जीव जंतुओं में चीता। दोस्तों चीता पूर्व में भारत में पाया जाता था, लेकिन 1952 के पश्चात ये विलुप्त हो गए हैं भारत में। आप सबको पता होगा, आज इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी का नाश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सारे कारण बन रहे हैं विलुप्त होने का। तो ये 1952 में विलुप्त हो चुके थे दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार और नामीबिया की सरकार के मध्य एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत नामीबिया से हम कुनो नेशनल पार्क याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जहां चीतों को लाया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये था आज का अंतिम सवाल और ये रहा इसके डिटेल्स। 1952 में ये विलुप्त हो गए थे दोस्तों, जिसे फिर से कंजर्वेशन करने की ये योजना बनाई गई है, इंपॉर्टेंट। भूपेंद्र यादव हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का सवाल, ये आज के वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।